नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह से रतन टाटा के मृत्यु की खबर आई उससे पूरा देश तो सदमे में है ही। बिहार का बहुत गहरा रिश्ता, जब पुराना बिहार था, बिहार टाटा के नाम से जाना जाता था और बिहार टाटा परिवार का और बिहार का एक बहुत पुराना और एक कहना दिल का रिश्ता था। तो उसी पर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी साथ में, जो कि हमेशा बिहार देश की बात करते हैं। सर, क्या ये कहना गलत नहीं हो कि बिहार और टाटा का रिश्ता, जो टाटा फैमिली का जो रिश्ता है, वो एक परिवार जैसा था? बिल्कुल। टाटा, जमशेदजी टाटा ने अपनी जो कहिए अपनी जो अ, विरासत है उसकी जी। शुरुआत साक्षी से की, जो आगे आगे चल करके जमशेदपुर बना और टाटा नगर रेलवे स्टेशन बना। और जी। मुझे लगता है कि बिहार का बिरले ही कोई ऐसा शहर होगा जहाँ हम्म। का कोई परिवार टाटा नगर से उसका रिश्ता ना हो या जमशेदपुर से उसका रिश्ता ना हो। हर एक मेरे अपने परिवार के, मेरे पत्नी के परिवार के, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने टाटा नगर में जाकर के नौकरी की, वहाँ पर अपना घर बनाया, वहाँ पे रहे और वहाँ के होकर के हो गए। वो टाटा सिटीजन के रूप में मतलब वो सेटल कर गए और वो अपने आप को टाटा फैमिली से बहुत गहरे तौर से मतलब ये कहिए कि वो आइडेंटिफाई करते थे। और शुरू में तो जब हम लोगों ने होश संभाला तो जेआरडी टाटा का ज़माना था और जेआरडी टाटा से लोगों के बड़े गहरे ताल्लुकात थे। और उसके बाद फिर रतन टाटा, रतन टाटा ने अपने चाचा के विरासत को बहुत आगे बढ़ाया। और शायद आप लोगों को पता हो कि फिर भी मैं एक बात बताना चाहता था कि रतन टाटा ने जो थी पढ़ाई वो आर्किटेक्ट की थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से यूएस में। और लेकिन जब लौट के हिंदुस्तान आए तो टाटा के पास कोई आर्किटेक्चर का काम तो नहीं था। तो उनको टाटा के जो काम थे उसको सीखने के लिए उनको जमशेदपुर भेजा गया। और टेल्को, जो टाटा मोटर्स के नाम से अब नामी कंपनी है, टाटा मोटर्स टेल्को, टेल्को के शॉप फ्लोर से वो उन्होंने काम शुरू किया। एक कहानी है कि जैसे वो लौट करके आए कॉर्नल से और अपने चाचा के साथ वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे जेआरडी के साथ। तो उन्होंने उनको कहा कि भाई मैं टाटा में कब ज्वाइन कर रहा हूँ। तो कहा कि तुम ज्वाइन आज से कर लो, तुम आ जाना बॉम्बे हाउस जो उनका ऑफिस है और आपको चिट्ठी मिल जाएगी। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर जेआरडी के ऑफिस ने उनको बताया कि हाँ, आपके बारे में जेआरडी ने बताया है, आपको टाटा नगर जाना है। और ये जब टाटा नगर पहुँचे तो उनको वहाँ पर उन्होंने ट्रेनी हॉस्टल में रहे वो। और वहीं पर रह करके उन्होंने अपने करियर की जो वो एक फोरमैन के अंतर्गत उन्होंने काम करना, एक शॉप फ्लोर लेवल पे जो फोरमैन होता है, ये शब्द तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, आज तो आईटी का ज़माना आ गया है। पुराने ज़माने में जब फैक्ट्रियों में फोरमैन का बड़ा, जो कि शॉप फ्लोर मैनेजर जिसको आप कह सकते थे, तो फोरमैन के अंडर में उन्होंने काम शुरू किया और शॉप फ्लोर पे टेल्को, टाटा मोटर्स के शॉप फ्लोर पे उन्होंने काम किया। इसलिए आप देखें तो टाटा मोटर्स के प्रति उनका एक अपना बड़ा स्नेह था। और उन्होंने एक मतलब कि आज के टाइम में जो टाटा मोटर्स की गाड़ियां हैं वो तो बाजार में बिल्कुल छाई हुई हैं। एक ज़माने में जब उन्होंने ज्वाइन किया था टेल्को, टाटा की ट्रक्स बनती थी, पैसेंजर कार में लोग नहीं थे। लेकिन इंडिका वो पहली गाड़ी लेकर के आए थे और इंडिका, फिर इंडिगो, और उसके बाद तो फिर पता नहीं कितनी गाड़ियां आ गई। उनकी बड़ी एक इच्छा थी, तो लोग कहते थे कि उनकी एक बड़ी इच्छा थी, जो टाटा नगर के लोग कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि टाटा नगर के जो लोग जो बड़ी गाड़ियों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो नैनो गाड़ी पे चले। उन्होंने नैनो करके भी एक गाड़ी निकाली थी। मैंने भी उस गाड़ी को रखा अपने पास 6-7 साल। बड़ी प्यारी गाड़ी थी, बड़ी अच्छी गाड़ी थी और इट वॉज ए इंजीनियरिंग मार्वल। इतने कम दाम में एक गाड़ी, मोटर गाड़ी उन्होंने उपलब्ध करा दिया था। लेकिन समहाउ वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में वो आ गया था। वेस्ट बंगाल में उसका प्लांट सेटअप होना था, लेफ्ट सरकार की गवर्नमेंट थी, और ये जो अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बड़ा भूख हड़ताल वगैरह करके अल्टीमेटली वो प्लांट वहाँ से शिफ्ट होकर के कहीं गुजरात चला गया। और फिर वो जिंक्स्ड प्रोजेक्ट हो गया और बाद में आप कहें कि बाद में वो
उस तरह की स्फूर्ति टाटा मोटर्स ये नैनो गाड़ी नहीं पकड़ पाई, लेकिन उन्होंने उन्होंने विदेशी कंपनियों को, जगुआर को, रोल्स रॉयस को टाटा मोटर्स का पार्ट बनाया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है कि जो उन्होंने जो एक्विजिशंस किए मल्टीनेशनल कंपनी, रोल्स रॉयस, जगुआर, तो आप जान ही रहे हैं विश्व के सबसे नामी गिरामी कंपनियां हैं। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मामले में, ईवी के मामले में आज के तारीख में टाटा जो है, टाटा मोटर्स जो है सो वो मार्केट लीडर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सपना उन्होंने एक अविभाजित बिहार में एज ए ट्रेनी, एज ए फोरमैन के अंडर में एक ट्रेनी के रूप में काम करते हुए उन्होंने जमशेदपुर में देखा था, उसको लेकर के टाटा मोटर्स आज पूरी दुनिया पे छा गया। ये एक उनकी बड़ी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और इसीलिए टाटा में आज के तारीख में बड़ा ही मातम का माहौल है। हमारे सहयोगी हैं, मित्र हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, उनकी मैं रिपोर्ट आज टाटा से पढ़ रहा था। वो टाटा गए हुए थे दुर्गा पूजा मनाने के लिए, और वहाँ पर जो उनको जो लोग जो उनको जिस तरह से याद कर रहे हैं, जिस तरह से तो उनको वो लोग अपने 1962 में वो पहली बार टाटा में नौकरी करने गए थे। उसके पहले तो वो शायद घूमने फिरने भी गए होंगे, और लोग याद कर रहे हैं कि 21-22 तक जब तक वो स्वस्थ रहे तब तक वो टाटा आना जाना उनका लगा रहा, हमेशा लगा रहा, और उन्होंने जो भी हो सकता था किया। तो चंदन, ये तो उनका, और आपको जानते हैं, ये आपके परिवार के भी लोग होंगे, और मुझे कहा बिरले ही दिल्ली बिहार का कोई भी शहर, कोई भी कस्बा होगा जहाँ का कोई व्यक्ति टाटा के साथ, टाटा नगर के साथ, जमशेदपुर के साथ कोई संबंध ना रखता हो, व्यापारिक या पारिवारिक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये संबंध थे मैं कह सकता हूँ पहले JRD टाटा के, फिर रतन टाटा के, टिस्को के जो बीच में मालिक थे ऋषि मोदी, उनके, इन सबों के जो ताल्लुक थे ये थे। इनफैक्ट बिहार में जो क्रिकेट, आज जो आप बिहार में क्रिकेट के इतने नामी गिरामी खिलाड़ी बिहार से निकल रहे हैं, बिहार में जो क्रिकेट को एक तरह से 30 साल 40 साल पाला पोसा है टाटा ने। ऋषि मोदी जो एक तरह से, जो कि इनके बाद में इनकी पॉलिटिकल बिजनेस राइवलरी हुई थी इनके साथ। रतन टाटा जब वो JRD के जनरेशन के थे, रतन टाटा जब आए तो एक्चुअली कसमकस होना ही था। तो उन्होंने जो बिहार में जो क्रिकेट है, और आज हम जो देखते हैं बिहार में महेंद्र सिंह, मैंने अविभाजित बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। ईशान किशन तो खैर बिहार का ही है, लेकिन खेलता झारखंड से, और भी कुछ लोग हैं। तो इसको सींचा संवारा टाटा 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 परिवार ने सजा, और जिसमें रतन टाटा का भी बहुत रोल रहा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब जैसा मैंने कहा, बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो कि टाटा से जुड़ा हुआ नहीं होगा, और कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं एक वेदना, एक दुख तो रतन टाटा के जाने पे तो ही रहा होगा। ये तो बात है। मैं एक चीज, मैं डिफेंस को कवर करता रहा हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री को कवर करता रहा हूँ, और एक पहलू जो है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं बताना चाहता हूँ कि 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई, और उसके बाद लड़ाई के बाद ये सोचा गया कि सरकार ने यह निर्णय किया कि एक सर्विसमैन रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया, और जिसके अंदर ये तय किया गया कि जो जो लोग फौज में जो लोग रिटायर, लड़ाई के बाद रिटायर करके बाहर आ गए, इंजर्ड हो जाके बाहर आ गए, तो उनके लिए कैसे उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए। तो उस समय जिस व्यक्ति को डायरेक्टर जनरल जिनको बनाया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल नारायण चटर्जी, मेरी उनसे बात हो रही थी, और उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी बताई कि जब कारगिल की लड़ाई के ठीक बाद जब वो कॉरपोरेट हाउसेस से बात करने की कोशिश उन्होंने शुरुआत करी, तो सबके अपने इंडस्ट्रियल हाउस के कि भाई मेरा ये ठीक है, मेरा CSIR का हेड है, फलना है, ढिकना, कहीं के किसी मालिक ने उनको बहुत तवज्जो नहीं दिया इंडस्ट्रियल हाउस के। लेकिन जब उन्होंने टाटा में ये बात कहा तो उनको अपॉइंटमेंट सीधा रतन टाटा से मिला, और वो बॉम्बे रतन टाटा से मिलने गए, और उन्होंने बताया मुझे कि वो जब वो बॉम्बे पहुंचे हैं तो हर एक चीज बिल्कुल उनका स्वागत ऐसे हो रहा था जैसे कि एक
एक सोल्जर का होना चाहिए। और कहते हैं कि वो जो उनका जो टाटा का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था रतन टाटा का, वो उनको रिसीव किया बॉम्बे हाउस में और उनको ले गया लिफ्ट से उस फ्लोर पे जहाँ पर कि रतन टाटा का ऑफिस था। और उन्होंने लिखा कि उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि लिफ्ट के बाहर रतन टाटा उनको रिसीव करने के लिए खड़े थे। और उन्होंने ये बात कही कि भाई आप एक जनरल हैं, आप एक सोल्जर हैं, आप भारत की रक्षा करते हैं और आपका मैं सम्मान कैसे नहीं कर सकता। फिर उनको अपने कमरे में ले गए। अपने कमरे में ले गए तो कोई अपने टेबल के कुर्सी के आमने सामने नहीं बैठाया, साथ में सोफे पर बैठाया और अपने हाथ से चाय बना करके पिलाई। और जो ब्रोशर वगैरह उनका था उन्होंने वो उसको तो ले लिया और कहा कि देखिए इस पे तो काम हो ही जाएगा, लेकिन आपको मेरा पर्सनल सपोर्ट आपके भारतीय सेना के जवानों के रिहैबिलिटेशन के लिए है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आज के जमाने में मतलब ये जो बिल्कुल, जब वो खुद टाटा खड़े हों उनको रिसीव करने के लिए, बिल्कुल रतन टाटा वो खुद रिसीव करें, उस जनरल साहब को ले गया। और उनका मुझे उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले मैं उनसे मिला था, उनके मृत्यु के ठीक पहले, और अभी भी बात हुई, उन्होंने बताया मुझे कि ये उनका एक्सपीरियंस था। और ये बातें कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है, कभी उसकी कोई उन्होंने पब्लिसिटी नहीं की, चर्चा नहीं की। आज के ज़माने के तो जो ये कॉर्पोरेट हाउस वाले हैं कि थोड़ा सा करेंगे, जितना लोगों पर खर्च नहीं करेंगे उसके ज़्यादा अपनी पब्लिसिटी पे खर्च करते हैं। मतलब ये ठीक है, हम अखबारों को और टेलीविजनों को एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, अलग बात है, लेकिन वो ये वाकई उन्होंने अब जो फौज के समुदाय के लिए काम किया, रिहैबिलिटेशन का काम किया, कितना बड़ा काम किया, आप सोचिए कितना बड़ा काम किया। और इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं पर कोई ये नहीं। और आज अगर वो व्यक्ति हमें ये बात नहीं बताते, जनरल नारायण चटर्जी, मैं फिर से उनका नाम ले रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल रिहैबिलिटेशन, रिटायर हुए थे वो इंडियन आर्मी से, अगर मुझे ये कहानी वो नहीं बताते तो किसको पता लगता कि रतन टाटा इतना ही हम्बल व्यक्ति थे, इतना हम्बल व्यक्ति कि लिफ्ट के बाहर वो वेट कर रहा था। जब वो आगे उनको लिफ्ट से रिसीव करके अपने कमरे में ले गए, साथ में बैठाया, अपने हाथ से चाय बनाया और पूछा कि आप चाय बिना चीनी के लेंगे या चीनी के साथ लेंगे? चीनी के साथ लेंगे। ये उनकी मतलब कि उनके व्यवहार में इतना मिठास भरा हुआ, जिसके बारे में उन्होंने मेंशन किया। उनको देख के लगता है उनका कोई दुश्मन कोई नहीं, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो कि आज तक मतलब कि कोई और कुछ जिसने भी उनका नाम लिया, श्रद्धा सही नाम लिया, जिसने भी तो कोई उनके लिए। और एक दूसरा वाक्य जो फौज से रिलेटेड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो हुआ था, आपको याद होगा 2008 में कुछ लोगों ने पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने बॉम्बे में जो अटैक किया था, उसमें ताजमहल होटल पर उन्होंने अटैक किया था और उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है उसने वहाँ पर ऑपरेशन करके होटल को खाली किया था। तो मेजर जनरल अभय गुप्ता, उनको मैं जानता हूँ और मैंने उस पर कुछ लिखा भी है, कभी लिखा भी था उनसे। तो मेजर जनरल अभय गुप्ता ने मुझे बताया था कि वो इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशन से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की, तो वो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जो आतंकवादियों को निकालने का जो ऑपरेशन था, पूरे ऑपरेशन को उन्होंने लीड किया था। और जब वो कह रहे थे कि हमें लगातार इस बात की ये मिल रही थी कि भाई रतन टाटा कब आकर के होटल को विजिट कर सकते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि कितना खतरा था, गोलियां चल रही थी और मतलब कि आतंकवादी थे, गोलियां चल रही थी, और उसमें भी वो व्यक्ति वो कहता था कि भाई वो तो मेरा घर है, जो मेरे गेस्ट हैं, जो मेरे कस्टमर्स, वो मेरे गेस्ट हैं, उनके साथ ये हो रहा है तो मैं जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और अभय गुप्ता ने मुझसे फोटो भी शेयर किया था, तो उस समय का मैंने वो फोटो मेरे किताब में है भी, कि उनके चेहरे का जब वो इन्होंने फिर ऑल क्लियर का जब हो गया तो पहला विजिटर जो उस होटल में आया वो पहला विजिटर थे रतन टाटा, जिसकी भी कोई पब्लिसिटी नहीं की, लेकिन पहले विजिटर रतन टाटा थे। और वो फोटो लेकिन मेरे पास उन्होंने अपने पर्सनल एल्बम से दिखाया था मुझे वो फोटो में भी उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन जो था कि कितना दुख में है वो व्यक्ति की, उसके
होटल में, उसके घर में, इस तरह का ये हुआ। और तो और जो जनरल साहब जब रिटायर हो रहे थे, जनरल अभय गुप्ता, तो उनको रतन टाटा के ऑफिस से संदेशा आया कि भाई आप रिटायर होने वाले हैं, उसके पहले आप रतन टाटा से मिलिए। वो मिलने के लिए गए और उनको उन्होंने कहा कि पोस्ट रिटायरमेंट आप कहाँ जाएंगे, मतलब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो माइंड मेकअप कर लिया है, मैं बाड़मेर जैसलमेर का रहने वाला हूँ, मैं वहां जाकर के अपना आराम लीजिए। उनको कहा कि नहीं, आप 1-2 साल हमें दे दीजिए, देश को तो दिया ही है, 1-2 साल हमें दे दीजिए और हमारे सिक्योरिटी बंदोबस्त को बिल्कुल सिक्योर कर दीजिए आप। मैं आपने जिस तरह से आतंकवादियों को बाहर निकाला, ये किया, उसको बिल्कुल आप उसका बिल्कुल सिक्योर कर दीजिए। तो ये काम उन्होंने, जनरल अभय गुप्ता बताते हैं कि वो रह करके उन्होंने उसको वो फिर से उन्होंने, क्योंकि उस आदमी को उन्होंने पूछा भी कि आप मुझसे ये कहाँ क्यों देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि अब तो आप तो कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ से आतंकवादी घुसे, कैसे उन्होंने किया, ये सब चीज आप जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई वीक पॉइंट ना रहे हमारे, कभी भी भविष्य में कभी भी कुछ हो तो हमारा कस्टमर जो है सो सिक्योर रहे। ये उनकी बड़ी खास बात थी। और लोग उसके बारे में भी बताते हैं कि जो उस दिन जो होटल में आए हैं वो नवंबर 2008 में, ये आतंकवादी आतंकी हमले के बाद, तो उन्होंने आते ही अपने एक स्टाफ के बारे में पूछा है कि कौन कहाँ है, कैसे, कौन सा ड्यूटी पर, और हर एक स्टाफ को उन्होंने, लोग बताते हैं कि टाटा ग्रुप ने जो कंपनसेशन दिया है, जिसकी चर्चा भी कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं है, वरना तो नेता लोग अनाउंस कर देंगे कि हम 2 करोड़ रुपया देंगे, और मालूम आ के 2 करोड़ के चक्कर में वो 200 चक्कर लगा गया चेक निकलवाने के लिए, करने के लिए। उन्होंने हर एक अपने जो शहीद हुए, जो भी उनके होटल के जो भी एम्प्लॉय शहीद हुए, उन सबको उन्होंने कंपनसेट किया, उन सबको उन्होंने जो है तो मतलब रिहेबिलिटेट किया, कंपनसेट किया। इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी बिरले ही, मतलब मैंने लेबर भी कवर किया है, ट्रेड यूनियंस कवर किया है, अब बिरले ही टाटा ग्रुप के बारे में कभी सुना हो कि जो है सो। और आजकल के तो जैसे आज का जो हमारे बाद का जो जनरेशन है, बहुत सारे बच्चे आईटी इंडस्ट्री में हैं, और टीसीएस में बहुत जम्मे तादाद में बिहार के बच्चे नौकरी करते हैं। वो कहते हैं कि जो जैसे मेरा भी भांजा टीसीएस में अमेरिका में नौकरी करता था, काफी 10 साल किया उसने, फिर लौट के हिंदुस्तान, कहता था कि वहाँ 2 ही, या तो आंध्र प्रदेश के बच्चे थे या बिहार के बच्चे। तो बिहार के लोगों का तो मतलब आईटी इंडस्ट्री में तो प्रभुत्व है ही, और टीसीएस में अगर किसी को नौकरी मिल गई तो फिर मतलब बात ही कुछ और है। और मैं एक चीज आपको टाटा ग्रुप के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं 2012-13 में ताइवान गया था। ताइवान से तो अब कुछ हम लोग व्यापार करना चाह रहे हैं, उस समय तक ताइवान के साथ बहुत ज्यादा कोई ऐसा था नहीं। और जब इनफैक्ट मैंने जब मैं गया था ताइवान, तो मैंने मुझे साउथ एशियन मूल का एक व्यक्ति मुझे स्टेशन में मिला था, भी मैं बात भी नहीं कर पाया, पता नहीं वो भारतीय था या श्रीलंकाई था या क्या। आज के तारीख में तो काफी लोग हैं, लेकिन मैं सन 12-13 की बात कर रहा हूँ। जी। तो उस समय जब हमें प्रेजेंटेशंस दिए गए थे, तो सोलर बैटरीज के ऊपर ताइवान में बहुत अच्छा काम होता है। आपको सेमीकंडक्टर, सोलर बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लिए जी ताइवान। हाँ, और तो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, तो उसमें काफी देशों के पत्रकार थे और मैं भारत का था। तो मैंने पूछा कि आपके प्रेजेंटेशन में भारत का कोई कोलैबोरेशन का नाम नहीं है। तो उसने कहा कि जो है सो बड़े खुश होकर के उसने कहा कि आई मस्ट शेयर विथ यू कि हमें भारत के बहुत ही प्रेस्टिजियस कंपनी के साथ हमारा कोलैबोरेशन होने जा रहा है। उस कंपनी का नाम ठाठा है। उसने अपने लहजे में कहा ठाठा है। तो मैंने कहा वो ठाठा नहीं है, हाँ, मैंने कहा वो ठाठा नहीं है, वो टाटा है। और वो वाकई ठाठा है, मतलब कि वो बिल्कुल धमक वाली कंपनी है। तो ये हर एक भारतीय टाटा के नाम से मतलब कि अपने आप को प्राउड फील करता है।
और इसके पीछे जो है वो जो एक कॉरपोरेट कल्चर जो जमशेदजी टाटा ने, दोराबजी जी टाटा ने, नावल टाटा ने, जेआरडी ने, टाटा ने, और अब रतन टाटा ने जो सेटअप किया, जिस कॉरपोरेट कल्चर को सेटअप किया है, ये उसी का देन है कि हर एक भारतीय इस बात को बहुत प्राउड फील करता है कि हम और कहीं ना कहीं अपने आप को टाटा से जोड़ता है, और जैसे बिहार के लोग भी अपने आप को टाटा से जोड़ते हैं। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि टाटा और बिहार का जो है रिश्ता वो बिल्कुल एक घर जैसा, परिवार जैसा है कि बिहार के खासकर अनडिवाइडेड बिहार जब था तो वहां तो लोग समझते थे कि टाटा मतलब बिहार, बिहार मतलब टाटा। अगर औद्योगिक घराने की बात होती थी, किसी इंडस्ट्रीज की बात होती थी, तो सर आपने जो हमारे रिश्तेदार लोग जो टाटा में काम करते थे, जो हम लोग छोटे थे, उनके बच्चे वगैरह गर्मी छुट्टी में आते थे, उनको बड़ा मुंह बा के सुनते थे कि टाटा में जुबली पार्क है और क्या है और क्या है। ऐसा लगता था कि अद्भुत सी कोई नगरी है, कोई जगह है, वो उन लोगों ने बनाया। और जिसकी भी नौकरी टाटा में हो जाती, देखिए वो जमाना वो था कि जब सरकारी नौकरी और कॉर्पोरेट, सरकारी नौकरी का ही दबदबा है, लेकिन उसमें अगर किसी को टाटा में नौकरी हो जाती थी तो लोगों का ये मानना होता था कि ना, ये तो मतलब कि सरकारी नौकरी से भी अच्छी नौकरी। तो इस तरह का वहाँ पे है जिस तरह का क्वार्टर, जिस तरह के उन लोगों को रहने का इंतजाम, जिस तरह की सुविधाएं वहाँ पे थी। मैं तो गया भी हूँ, मैंने भी मतलब थोड़ा मौका मिला देखने का, तो लोग मतलब क्या सरकारी, जो सरकारी कहते थे, वहाँ जो सरकारी इलाका था, जो सरकार के कंट्रोल वाला इलाका था, वहाँ सड़कें टूटी फूटी होती थी, जबकि टाटा के इसमें जाए तो आपको बिल्कुल लगता था कोई विदेश है। आप जमशेदपुर जाए तो लगता था कि जो टाटा कंट्रोल एरिया, जो टाटा एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया था, वो तो लगता था कि बाप रे विदेश है, क्या पार्क, क्या शहर, हर जगह। तो खैर वो तो बात हो गई कि ये तो इसलिए हमने सोचा कि आज चर्चा की जाए, क्योंकि टाटा जिस तरह से उनकी मतलब मृत्यु हुई है, वो तो एक बिहार के लिए, देश के लिए तो सदमा है, लोग दुख है ही, लेकिन बिहार के लिए एक अपने बेटे को खोने जैसा था। तो हमने कहा कि आपसे बेहतर कौन बताएगा, आखिर टाटा जी के साथ जो उनके संस्मरण हो, कुछ कहानियां मिल जाए। तो आपने सर वो बहुत बखूबी ऐसी ऐसी कहानियां बताएं जो शायद लोगों को पता नहीं अभी। ये फौज वाली बात जो मैंने बताई, ये तो मैं बताता हूँ, किसी को नहीं पता होगी। हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ, जो कहते हैं ना हॉर्सेस, कि जो जनरल साहब वार्ड थे, मैं उनको जानता था, और तो उनसे उन्होंने मुझसे ये शेयर किया था इस कहानी जी। पब्लिक डोमेन में कभी ये बात आई नहीं। जिन लोगों जो बेनिफिशियरी हैं उन लोगों को पता है कि हमें टाटा से ये बेनिफिट मिला। वही क्यों, आपको जब ये उत्तराखंड में जब आपदा आई थी 2013-14 में, उस समय उन्होंने टाटा फाउंडेशन में बहुत काम किया था उत्तराखंड में, बहुत काम किया था। ये तो सर बहुत रतन टाटा की जो फिलंथ्रोपी की बात करते हैं, यही तो उनकी फिलंथ्रोपी है। मैंने फिलंथ्रोपी कोई एक अनाथ आश्रम में जाकर के फोटो खिंचवा करके रोटी बांधने वाली फिलंथ्रोपी नहीं थी, बिल्कुल। लोग कहते हैं ना कि रतन टाटा एक बाय ट्रेनिंग आर्किटेक्ट थे, तो चीजों को बड़ा विशाल रूप में सोचते थे। जो उन्होंने फिलंथ्रोपी भी की, बहुत बड़े स्तर के, बहुत विशाल रूप में, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर से किया, चाहे वो फौज के लिए हो या उत्तराखंड के लिए हो या बिहार में भी, जहां जो भी रहा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ऐसी जानकारियां शेयर की जो कि शायद अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी टाटा के बारे में, क्योंकि कहा भी जाता है कि उनको पब्लिसिटी से उतना लगाव नहीं था कि वो पब्लिसिटी को, वो उसका प्रचार हो। जैसा कि आजकल ट्रेंड है कि कोई कुछ थोड़ा भी करता है तो प्रचार इतना करता है जैसे लगता है पूरा दुनिया हिला दिया। लेकिन टाटा ऐसे थे, खासकर जो आपने बताया, जब मुंबई हमले, आतंकी हमले के बाद वो पहले व्यक्ति थे जो ताज होटल के अंदर, लेकिन उनकी भी कोई पब्लिसिटी या उस तरह का कोई प्रचार नहीं हुआ। उसी तरह जो उनको रिहैबिलिटेशन के लिए दिया गया पैकेज उसका, तो वही कह रहा हूँ, तो टाटा ऐसे व्यक्ति थे कि पब्लिसिटी के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। और वो कहानियां आपने बताई जो कहानियां अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं थी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और साथियों इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।